Hello students, welcome to CSC PS Academy. This side Apurva Nandi. Today's date is 14th of June. Let's start with our CSC PS Academy न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आपको इस एनालिसिस का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं @CSC_Assam, जो कि इस एनालिसिस के बाद आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा। So students, an announcement for you that the GS कोर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर असम पार्ट, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपका मीन्स एग्जामिनेशन का पार्ट है। अगर आपको GS5 में असम पार्ट में गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। So let's see what are the topics that today we will be discussing. We will be discussing today on gender global gap report. Then we will see India's move to conserve its rare earth minerals. It will be minerals. GS3 का ये होगा टॉपिक। GS2 में होगा ये हवाई इज़राइल स्ट्रक ईरान, जो इज़राइल और ईरान में अभी एक युद्ध छिड़ा है, उसका रीज़न हम देखेंगे। देन वी विल सी FRA सेल्स क्या है एंड इंडियाज़ फर्टिलिटी क्राइसिस। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। तो जो न्यूज़ है कि इंडिया रैंक्ड 131st आउट ऑफ 148 कंट्रीज़ इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 कि इंडिया 148 कंट्री में से 131 रैंक इंडिया ने सिक्योर किया है, जो कि बहुत अच्छा रैंक नहीं है। सो लेट्स सी कि और भी डेटा कि ये जो रैंक है वो इम्प्रूव नहीं हुआ है, वो 2024 से 25 तक 5 में इसका रैंक और भी ड्रॉप किया है विद एन ओवरऑल जेंडर पैरिटी स्कोर ऑफ 64.1। कि मतलब जेंडर गैप की मेल और फीमेल के बीच जो इनइक्वालिटी है, जो गैप है, वो गैप अभी और इंक्रीज़ होने में देखने को आया है। सो ये जो क्वेश्चन है ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस ग्लोबल जेंडर गैप से आ सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज़ पब्लिश्ड since 2006 and it is the longest standing global index for assessing gender equality। और क्वेश्चंस आ सकता है अबाउट द डायमेंशंस ऑल्सो। सो अगर मेंस में क्वेश्चन आए जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में या जेंडर इक्वालिटी के बारे में, तो वहाँ पर आप ये एज अ डेटा पॉइंट एज अ कंटेंट डाल सकते हैं। सो व्हाट आर द डायमेंशंस है? देयर आर 4 की डायमेंशंस, जो कि है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। सो ये याद रखने के लिए ज़रूरी है। ऑलराइट, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में होता है कि वो इम्प्रूव हुआ है कि वो डिक्लाइन हुआ है, दैट कैन बी आस्क्ड। सो व्हाट आर द की फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट इन 2025? कि अगर आप यहाँ पर यह चार्ट देखते हो तो वहाँ पर आप देखोगे आइसलैंड टॉप में है, देन फिनलैंड, नॉर्वे एंड द कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट, फिर आता है आपका न्यूजीलैंड। तो टॉप 10 में ये सब कंट्री है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज़ लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आपको याद रखना है, इट इज़ इशूड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो व्हाट आर द की फाइंडिंग्स? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, जो कि एक डायमेंशन है, वो इम्प्रूव हुआ है 40.7। एजुकेशनल अटेनमेंट अगर हम जेंडर के देखें, मतलब वुमेन का देखते हैं, वो 97.1%, जो कि नियर पैरिटी इन लिटरेसी एंड टर्शियरी एनरोलमेंट, ये भी बहुत ही अच्छा है। हेल्थ एंड सर्वाइवल, वो इम्प्रूव सेक्स रेशियो है एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज़ हुआ है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है बाई 0.6 पॉइंट्स। जैसे वुमेन इन पार्लियामेंट जो रिप्रेजेंटेशन है वो 14.7 से 13.8 तक वो डिक्लाइन हुआ है। एंड मिनिस्टरियल रिप्रेजेंटेशन दैट हैज़ ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 6.5 टू 5.6। तो ये यहाँ पर एक नेगेटिव हमें मिलता है और ये 3 हमें यहाँ पर पॉजिटिव मिलता है। सो दैट इज़ द न्यूज़ अबाउट जेंडर ग्लोबल इंडेक्स। सो व्हाट दिस आर द रैंक ऑफ आवर नेबर्स। तो आप यहाँ से देखिए, जैसे कि भूटान 119, नेपाल 125, श्रीलंका 130। बांग्लादेश का प्लेस भी ऊपर आया है, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबली ड्यू टू पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। बट पाकिस्तान जो है इट रिमेन द लोवेस्ट एंड रैंक 148, ठीक है। एंड दीज आर द लीडिंग टॉप कंट्रीज। नेक्स्ट, इंडियाज़ मूव टू कंजर्व रेयर अर्थ मिनरल्स या फिर रेयर अर्थ मेटल। सो इंडिया हैज़ डायरेक्टेड स्टेट रन IREL, इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड, टू सस्पेंड अ 13-year-old एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विथ जापान।
सो ये जो वेंचर है तो उसको क्या किया गया है, उसके जो MOU है उसको सस्पेंड कर दिया गया। सो व्हाट इज़ द डिटेल्स ऑफ द एक्सपोर्ट एग्रीमेंट? तो एग्रीमेंट क्या था, ये 2012 में वो एग्रीमेंट साइन हुआ था। इट एंटर्ड इनटू into the with the government of India, government to government agreement under which IREL it supplies rare earth minerals to Toyotsu Rare Earths India, a subsidiary of Toyota Tsusho. These materials are processed and exported to Japan primarily for magnet production. So in 2024, 1,000 metric ton of rare earths were exported in Japan, और despite Japan remains reliant on China for the majority of earth needs. मतलब चाइना के ऊपर रिलायंस ज़्यादा था, फिर भी इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वहाँ टोयोटा में होता था। तो गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया? द कॉमर्स मिनिस्ट्री अर्ज्ड IREL टू हॉल्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ नियोडाइमियम। सो नियोडाइमियम क्या है? नियोडाइमियम एक रेयर अर्थ मेटल है या फिर रेयर अर्थ मिनरल है। ऑलराइट, द इनिशिएटिव एम्स टू बिल्ड इंडियाज डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड एक्सपांड माइनिंग एंड रिफाइनिंग सप्लाई। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा न्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिवियल है। यहाँ पर क्वेश्चन हमें सिर्फ बनेगा नियोडाइमियम क्या है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट, वाई इज़राइल स्ट्रक ईरान? तो इज़राइल जो ईरान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया है, उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न न्यूज़ वो है कि तेहरान में डायरेक्ट अटैक हुआ है बाय इज़राइल। So let's see, the strikes followed a resolution by AIEA Board of Governors declaring Iran non-compliant with its non-proliferation obligations. This is the full form of IAEA. It is International Atomic Energy Agency. ऑलराइट, सो इसका जो गाइडलाइन है ईरान उसको कंप्लाई नहीं कर रहा था। सो अगर वो IAEA का गाइडलाइन कंप्लाई ना करे तो वो जो न्यूक्लियर रखने का जो उनका राइट है वो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो इजराइल ने इसके लिए स्ट्रक किया। सो एन IAEA इन्वेस्टिगेशन फाउंड दैट ईरान वाज कंडक्टिंग सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ एट 3 लोकेशन। प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू described the airstrikes as preemptive, citing Iran's unprecedented steps to weaponize enriched uranium, potential for Iran to develop a nuclear weapon within a few months. All right, हम करंट स्टेटस देखें, ईरान के पास देयर इज़ नो न्यूक्लियर वेपन। अगर जो वो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स करता है, ईरान कहता है कि वो इकोनॉमी के लिए किया जाता है, नॉट फॉर एनी स्ट्रेटेजिक पर्पस। ठीक है, पर जो रिसेंटली देखा गया है, इट स्टार्टेड वेपनाइजिंग इट्स विथ यूरेनियम, तब इज़राइल ने इसके ऊपर एक्शन लिया है एंड द एक्शन वाज वेरी हार्श। सो व्हाट डिड इज़राइल टारगेट? तो इज़राइल ने टारगेट किया है द नतानाज न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसको डिस्ट्रॉय किया है। फॉर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी, Natanz nuclear facility located in Isfahan, central Iran, primary site of uranium enrichment, described as the beating heart of the Iranian nuclear program. तो इसमें अटैक के बाद हम कह सकते हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम था वो अभी के लिए वो ध्वस्त हो चुका है। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, अ न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर was attacked, 2 military air bases at Tabriz, missile development and production facilities in Bitkane, a missile base in Kermanshah, and multiple military bases in and around Tehran. Next news is about FRA cells. Let's see, center sanctions 300 plus FRA cells for forest rights implementation. Let's look what is it. So background क्या है? For the first time since the Forest Rights Act (FRA), the Union government has started funding structural mechanism to support the implementation of the FRA. पहले implementation was entirely the responsibility of the state and union governments. तो ये है इसका background. तो new initiative under DAGGUA डग्गुआ, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान. It is a central program launched in October 2024, brings together 25 intervention and 17 line ministry, focuses on 68,000 tribal dominated villages to speed up FRA implementation. तो ये जो है it is related with your tribal welfare. So
ये स्कीम, ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में ज़्यादा, और सोसाइटी में ये मेंस के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड यू कैन इंक्लूड दिस एज अ डेटा पॉइंट. So what is the function of FRA? It assists claimants and Gram Sabhas in preparing FRA claim paperwork, support data management. It helps for quick disposal of pending claim, and no decision making powers will interfere with the Gram Sabha Forest Right Committee and this one. So आप इसको देख लीजिए. So ये भी ट्रिवियल है, पर फिर भी ये सिलेबस में आता है तो आपको ये पढ़ना है. तो यहाँ पर दिया गया है कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने FRA सेल्स है. जैसे यहाँ पर आसाम है जहाँ पर 25 FRA सेल्स देखने को मिलेंगे. ओवर 60% इज स्टिल पेंडिंग. सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियाज़ फर्टिलिटी क्राइसिस. तो व्हाट इज़ फर्टिलिटी? फर्टिलिटी इज़ द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ वुमन. So United Nations Population Fund has released its State of the World Population Report, which focuses on real fertility crisis, the pursuit of reproductive agency in a changing world. So these are the data that is given of the global fertility rate कि 1960 से 2024 तक फर्टिलिटी कंटिन्यूसली डिक्लाइन हुआ है. सो इंडिया का अगर स्पेसिफिक ट्रेंड हम देखते हैं तो अगर हम फर्टिलिटी रेट इन 2005 देखते हैं, सो दैट इज़ 2.9 और 2.0 एट 2020. और अगर हम आज 2024 के बारे में बात करें, इट हैज़ ड्रॉप टू 1.9 इन दिस पर्टिकुलर ईयर 24 और 25. सो ये एक चिंतन करने वाली बात है. पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 पीक्ड इन 2004. 5 साल वाले बच्चे का पॉपुलेशन 2004 में पीक में गया था, और 15 साल वाले बच्चे का पॉपुलेशन 2009 में पीक पे गया था. So India's population is expected to peak mid-century. Large youth cohorts, increasing life expectancy and declining mortality. और let's say around 2070 में ये peak में जाएगा. So we have completed our analysis. So this is 2 MCQs, 3 MCQs here. So do answer this question and type in the comment section. So students, CSE Paris Academy, from this week we are launching the essay batch which will be a differential factor for your mains. तो आप मयूर चौधरी सर के साथ ज्वाइन हो सकते हो हमारे एकेडमी में. ऑल्सो यू कैन ज्वाइन आवर पंकज सर विथ हिज एक्सेल इन एथिक्स बैच, जो कि आपको एक कंप्लीट गाइड देंगे टू क्लियर द पेपर फॉर योर एथिक्स. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. वी विल बी एनालाइजिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.